कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान और जिसका 7वां चैप्टर है बल, न्यूटन के गति विषयक नियम का अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि जो पिछले चैप्टर अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें हमने दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि के बारे में पढ़ा है। इनमें जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है, यानी कि उसके जो कारण का अध्ययन है वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। यानी कि दूरी, वेग और समय में के साथ जो परिवर्तन होता है उसका कारण होता है बल। तो चैप्टर का भी नाम हमारा बल और न्यूटन के गति विषयक नियम। तो जब हम बल का अध्ययन करेंगे, बल में हम ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हमें उसे ले जाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर यह कहा गया है कि बल वो बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उस बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो जो बल का जो मात्रक होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन या होता है डाइन। ये होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होगा डाइन और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। एक न्यूटन बराबर होते हैं 10⁵ डाइन। इसके बाद जो बल हो गया बल का मात्रक, उसके बाद आता है बलों के प्रकार। बल मुख्य रूप से इस चैप्टर में दो प्रकार के दिए गए हैं। एक तो संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। यानी कि बलों के प्रकार दो प्रकार के होंगे। नंबर 1 संतुलित बल और नंबर 2 होगा असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित में यह होता है कि जब कोई पिंड हो, मान लीजिए एक पिंड है A और इस पिंड पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं। एक F1 है, दूसरा F2 है, फिर F3 है, फिर F4 है, फिर F5 है। ऐसे अनेक बल इस पिंड पर काम कर रहे हैं। जब इन सभी बलों का जो परिणामी बल होगा अगर वो शून्य है तो इस पिंड पर कार्यरत बल को हम संतुलित बल कहते हैं। और यदि इस पिंड पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं न्यूटन के नियम। गति के संबंध में न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। लिखेंगे न्यूटन के नियम। तो न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम है उसका, प्रथम नियम वो कहता है इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम होता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, सेकंड लॉ जो होगा उसका, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल होता है ma। प्रोपोर्शनल का निशान हटा देंगे, F बराबर हो गया K और ma, जहां K एक नियतांक है। यदि K का मान हो 1 तब F बराबर होगा ma। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो तात्क्षणिक त्वरण होता है, तात्क्षणिक त्वरण A बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर मान रखेंगे तो F बराबर होगा m और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V वेग में परिवर्तन है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में हम देखते हैं कि डेल्टा V को लिख सकते हैं हम F बराबर m और v माइनस यू अपॉन डेल्टा T। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे F बराबर mb माइनस की mu अपॉन डेल्टा T। इसके बाद अभी बताएंगे कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अंतिम वेग है, इसमें प्रारंभिक वेग है तो ये अंतिम संवेग होगा
और ये प्रारंभिक संवेग होगा F बराबर होगा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, या F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। इससे स्पष्ट हुआ कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। एक तो अभी आपको दूसरे नियम में बताया था कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो उस वस्तु पर कार्यरत बल के बराबर होता है। इसके आधार पर फिर प्रूफ हुआ कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होगी, किसी वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उसे हम बल कहते हैं। इसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। न्यूटन के नियमों के बाद अब आता है जड़त्व। जड़त्व क्या है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, इसके बाद उसका अध्ययन करेंगे। देखिए इसके बाद है जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व क्या है, तो जो न्यूटन का पहला नियम है वो ही जड़त्व का नियम है। उसमें जैसे न्यूटन के नियम में बताएगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जड़त्व का नियम भी यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। यानी कि जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अब जो जड़त्व के प्रकार हैं, कुछ किताबों में जड़त्व के प्रकार 2 दिए हैं और कुछ में है 3। जैसे एक होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, दूसरा होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और किसी किसी किताब में दिया है दिशा का जड़त्व, ये भी दिया है। यानी कि अब जब हम देखते हैं विराम का जड़त्व तो प्रत्येक वस्तु की वो असमर्थता जिसके कारण वो स्वयं अपनी विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम किसी रुकी हुई मोटर कार या वाहन में बैठ जाते हैं और जब वो अचानक चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो हमारा शरीर का निचला हिस्सा है, यानी कि जो पैर हैं, वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण जैसे ही गाड़ी गतिमान होती है तो शरीर का जो निचला हिस्सा है वो गति की अवस्था में आ जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गति की अवस्था में नहीं आता, वो विराम की अवस्था में रहता है, और जड़त्व के कारण वो विराम की अवस्था में बना रहना चाहता है। इस कारण गाड़ी के चलने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। गाड़ी अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो हमारा शरीर भी जो है गति की अवस्था में होता है। निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में आने के कारण जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड कम होती रुक जाती है तो निचला हिस्सा विराम में आ जाता है और ऊपर का हिस्सा गति की अवस्था में बना रहता है, और जिसके कारण गाड़ी के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर गिर जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। तेज जो दौड़ लंबी कूद वाला खिलाड़ी होता है, जब वो लंबी कूद कूदता है तो वो तेज से दौड़ के आता है। तो इसका चौथा कारण ये होता है कि जो कंबल होता है और धूल के कण हम झाड़ते हैं, डंडे से झाड़ते हैं, तो जो धूल के कण है वो उससे अलग गिर जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण उसके जड़त्व के हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है इसमें दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व है कि प्रत्येक वस्तु की वो असमर्थता जिसके कारण वो स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। इसके बाद तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व में ये होता है कि इसकी भी वही कंडीशन है, बिल्कुल प्रत्येक वस्तु की वो असमर्थता जिसके कारण वो स्वयं अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि जब हमारा कोई वाहन मोड़ पर मुड़ता है तो हम जो केंद्र के बाहर की ओर, हमारा जो बॉडी है शरीर की, वो केंद्र के बाहर की ओर झुक जाती है। यानी कि उसके डायरेक्शन, अगर गाड़ी लेफ्ट ओर घूमेगी तो हम क्या दाईं ओर झुक जाते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण जड़त्व के हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे संवेग। संवेग में होता है, अब हम ये देखते हैं कि क्रिकेट की एक गेंद है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरे की कम है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, समान द्रव्यमान की गेंद है, एक ही गेंद को तेज से फेंका जाता है तो उसे रोकने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है।
धीरे से फेंका जाता है तो उसे रोकने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि जो उसका जो फोर्स है वो उसके मास और वेग पर डिपेंड करता है। तो संवेग में बताया कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि संवेग P बराबर होता है m × v, यानी कि यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m हो वो v वेग से गतिमान हो तो उस वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग P कहते हैं। संवेग का जो मात्रक होगा, संवेग का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसकी अगर हम बीमा लिखेंगे, द्रव्यमान की बीमा होती है m, मीटर प्रति सेकंड वेग है और वेग की बीमा होती है LT-1, तो उसकी बीमा होगी mL और T-1। ये संवेग की बीमा हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा आवेग। आवेग होता है F × डेल्टा T, यानी कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल और वो समय अंतराल जितनी देर बल उस पर कार्यरत है के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल F और वो समय अंतराल जितनी देर तक वो बल उस पर कार्यरत है उसके गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। अभी हमने आपको न्यूटन के दूसरे नियम में ये दिखाया था कि F जो था, जो फोर्स था F बराबर, अभी प्रूफ होकर आया था डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, F × डेल्टा T बराबर हो गया डेल्टा P, बल इंटू समय अंतराल। आवेग डेल्टा P क्या है, संवेग में परिवर्तन, यानी कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। यहाँ पर लिख सकते हैं हम आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम वो ये कहता है संवेग संरक्षण के नियम में, यदि किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स, दोबारा सुन लेंगे। संवेग संरक्षण के नियम में वो कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो तो उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। हम देखते हैं कि कोई निकाय है जिसमें दो कण हैं, पहले कण का द्रव्यमान m1 है और दूसरे कण का द्रव्यमान है m2। जब पहले कण का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2 है, पहले कण का जो संवेग है वो है p1 और दूसरे कण का संवेग है p2, तो जो निकाय का संपूर्ण संवेग होगा वो p बराबर होगा p1 + p2, ये हो जाता है। वो ये कहता है कि यदि पहले कण पर F1 बल लगाया जाए, दूसरे कण पर F2 बल लगाया जाए, तो उसके जो बल संवेग में जो परिवर्तन है वो पहले वाले में हो जाता है डेल्टा P1 और दूसरे में हो जाता है डेल्टा P2। तब जो निकाय का संपूर्ण संवेग में परिवर्तन होगा निकाय के, वो होगा डेल्टा P बराबर डेल्टा P1 + डेल्टा P2। वेक्टर लगा देंगे, सदिश राशि है, दोनों ओर डेल्टा T से भाग देने पर, डेल्टा T से भाग देंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। यदि डेल्टा T अनंत सूक्ष्म हो तो ये हो जाता है फिर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। लिमिट हटेगी तो इसे लिख सकते हैं हम dP अपॉन dt। अभी आपको बताया था
कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। पहला कण है तो उसका फोर्स होगा F1 वेक्टर और दूसरा होगा तो F2 वेक्टर। अब कोई भी पिंड हम देखते हैं कि एक पिंड है और उसका एक कण है ये A। अगर ये कण अपने स्थान पर स्थिर है तो इसका मतलब है कि इस पर बाहर की ओर और अंदर की ओर जो फोर्स है वो दोनों इक्वल लगे हुए हैं, तब ये अपने स्थान पर स्थिर है। बाहर से फोर्स ज़्यादा होगा तो अंदर की ओर चला जाएगा, अंदर से ज़्यादा होगा तो बाहर की ओर चला जाएगा। तो हम ये देखते हैं जो F1 है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो F1 एक्सटर्नल प्लस दूसरा होगा F1 इंटरनल। इसी प्रकार F2 है तो F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। एक्सटर्नल वाले और इंटरनल वाले फोर्स को एक साथ कर लेंगे, एक्सटर्नल वाले एक साथ, इंटरनल वाले एक साथ। तो हम देखते हैं F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल एक साथ प्लस F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल एक साथ कर लेंगे। न्यूटन के तीसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से F1 इंटरनल इक्वल होगा माइनस के F2 इंटरनल के, दोनों बराबर और विपरीत होंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा dP अपॉन dt बराबर F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल और ये हो जाएगा प्लस के जीरो। F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल दोनों का एक परिणामी मान लेंगे तो तब ये हो जाएगा dP अपॉन dt बराबर F एक्सटर्नल। ये बात ध्यान रखना फिजिक्स में कि जिसको भी संवेग सिद्ध करना हो, संरक्षित सिद्ध करना हो, तो उसका d अपॉन dt की फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर आ गया d अपॉन dt, संवेग को संरक्षित सिद्ध करना है तो P जो है d अपॉन dt की फॉर्म में आ गया और वो आ गया F एक्सटर्नल। वो ये कहता है कि यदि F एक्सटर्नल शून्य हो यानी कि बाह्य बल जीरो हो तो dP अपॉन dt बराबर होगा जीरो और फिर P बराबर हो जाता है, जब इसका समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट, यानी कि किसी भी निकाय पर बाह्य बल अगर शून्य है तो उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे किसी लिफ्ट में यात्रा कर रहे व्यक्ति के भार में परिवर्तन की व्याख्या। किसी लिफ्ट में यात्रा कर रहे व्यक्ति के भार में परिवर्तन की व्याख्या। परिवर्तन की व्याख्या का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी लिफ्ट में यात्रा करता है तो उसकी तीन कंडीशन फॉलो करते हैं कि जब लिफ्ट रुकी हुई है तब उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तब उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, और तीसरी कंडीशन है जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो किसी त्वरण से तो तब उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। इस टॉपिक के अंदर हम इन तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हम ये देखते हैं कि ये कोई लिफ्ट है और लिफ्ट में ये कोई व्यक्ति है। लिफ्ट का जो व्यक्ति का जो भार होगा, लिफ्ट का जो भार होगा वो W नीचे की ओर होगा, प्रतिक्रिया जो होगी वो R ऊपर की ओर होगी, जो लिफ्ट की प्रतिक्रिया होगी। व्यक्ति जो इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है उसका जो भार है वो mg नीचे की ओर होगा, व्यक्ति का जो भार होगा। इस स्थिति में कि लिफ्ट की प्रतिक्रिया ऊपर है, व्यक्ति का भार नीचे की ओर है, तो उस पर जो इस स्थिति में परिणामी बल काम करता है वो होता है F बराबर mg माइनस के R और लिख देंगे नीचे की ओर। अगर ये R माइनस mg होगा तो फिर ऊपर की ओर होगा। यहाँ पर अभी कोई भी कंडीशन शुरू नहीं हुई है, केवल जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा वो F बराबर होगा mg माइनस के R। पहली कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, जब लिफ्ट
विरामावस्था में है। जब लिफ्ट विरामावस्था में है तब F बराबर होगा 0, यानी कि कोई भी त्वरण उसके अंदर नहीं होगा। F बराबर 0, F का मान था नीचे की ओर mg माइनस के r बराबर हो गया 0, और mg बराबर किसके हो गया r के, mg है उसका भार, w बराबर कितना हो गया r, या w बराबर हो गया mg, यानी कि उसका जो भार होगा वो उसकी प्रतिक्रिया के बराबर होगा। सेकेंड कंडीशन में ये कहता है कि जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो जो पुनः परिणामी फोर्स होगा वो F बराबर होगा mg माइनस के r नीचे की ओर। वो इसमें ये कहता है कि जो लिफ्ट है वो A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट का जो फोर्स होगा वो F बराबर ma ऊपर की ओर होगा, F बराबर ma ऊपर की ओर। और यदि हम F बराबर माइनस के ma कर दें तो ये होगा नीचे की ओर। हम यह देखेंगे F बराबर हमारा mg माइनस r बराबर रखेंगे mg माइनस के r, और r कितना हो गया ma, और mg प्लस ma बराबर हो गया r, या r बराबर हो गया mg प्लस ma, r w के बराबर है, यानी कि w बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। यानी कि जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में उसका भार तो mg है, अब इसमें ma और जुड़ गया है तो इसका मतलब उसका भार पहले से बढ़ गया है। यानी कि जब लिफ्ट में व्यक्ति ऊपर की ओर यात्रा करता है तो उसे अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तीसरी कंडीशन आती है कि जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो, जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर आएगी तो F बराबर जो परिणामी फोर्स है F बराबर mg माइनस के r, ये है नीचे की ओर। लिफ्ट भी नीचे की ओर आ रही है तो F बराबर होगा ma, दोनों ही F के मान है बराबर रखेंगे तो ma बराबर mg माइनस के r, और r बराबर होगा mg माइनस के ma, r w के बराबर होता है, और w बराबर हो गया mg माइनस के ma। यानी कि जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर आ रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। बहुत छोटा चैप्टर था, इस चैप्टर में से भी 30% सिलेबस कम करने के बाद कई टॉपिक हटा दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें यहाँ पर आपको बता दिए हैं और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।